अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान सिंस 1947 टू 1956। इसमें हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान बनने के बाद कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान को फेस करना पड़े और क्या स्ट्रगल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से पाकिस्तान ने की। तो सबसे पहले हम इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। एज़ यू नो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज पार्टीशन्ड इनटू टू इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया in light of Indian Independence Act 1947. With partition, British rule in India came to an end. One of the provisions of Indian Independence Act was that the two new constituent assemblies would be set up, the Constituent Assembly of Pakistan and the Constituent Assembly of India, consisting of public representatives of Muslims and non-Muslims elected in general elections of 1947. पार्टीशन प्लान 1947 जो कि इंग्लिश गवर्नमेंट ने दिया, उसके अकॉर्डिंग सब कॉन्टिनेंट को दो स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। इसके साथ ही ब्रिटिश राज जो है वो ख़त्म हो गया। इंडिपेंडेंस एक्ट की एक प्रोविजन ये भी थी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ जो हैं वो बनाएंगी, जो कि उन पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स पर मुश्तमिल होंगे जिन्होंने 1946 के जनरल इलेक्शंस में कामयाबी हासिल की थी। यानी कि 1946 के जो जनरल इलेक्शंस थे उसमें जो रिप्रेजेंटेटिव्स कामयाब हुए, पार्टीशन के बाद जो पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन पर मुश्तमिल अलहदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाएगी, और जो इंडिया में जो है वो शामिल हो गए एरियाज़, उनमें से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कंसीडर किए जाएंगे। These constituent assemblies would frame new constitutions for their respective states. Until then, Government of India Act 1935 would act as provisional constitution for both countries. India was able to frame its constitution in 1950, whereas it took a long period of 9 years for Pakistan to make and promulgate its constitution. जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ जो हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक एक्ट ऑफ 1935 को जो है वो टेम्पोरेरी या आप इसको इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, तब तक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान में एक्ट ऑफ 1935 इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया 1950 में अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में कामयाब हो गया, जबकि पाकिस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में 9 इयर्स का लॉन्ग पीरियड लगा, जिसके पीछे बहुत से रीज़न्स थे जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड from which all public authorities derive their power. It sets out the framework for governance and exercise of power of the state institutions and relationship between them. Constitution किसी भी स्टेट का सुप्रीम लॉ होता है। उसी के अकॉर्डिंग जितने भी पब्लिक अथॉरिटीज़ हैं उनके हवाले से उनके राइट्स और ड्यूटीज़ जो हैं वो डिसाइड किए जाते हैं। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक फ्रेमवर्क डिवाइस करता है कि जितने भी स्टेट इंस्टीट्यूशंस होंगे वो किस तरीके से काम करेंगे, उनका म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या होगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएंगी। यानी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन जो है
वो गवर्नमेंट मशीनरी का प्रोसीजर जो है वो डिस्क्राइब करेगा, और इन फ्यूचर जो भी लेजिस्लेशन की जाएगी वो भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही की जाएगी। द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप दैट डिटरमिन द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट एंड गारंटी सर्टेन राइट्स टू द पीपल इन इट। दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स और लॉज का एक मजमुआ है किसी भी कौम का, किसी भी स्टेट का, किसी भी सोसाइटी का, जो कि डिटरमिन करता है कि गवर्नमेंट की क्या ड्यूटीज़ होंगी और इसके साथ साथ उस रियासत में रहने वाले अफराद के क्या राइट्स हैं। तो बेसिकली सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टेट और सिटीज़न के दरमियान रिलेशनशिप को भी डिस्क्राइब करता है। जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट को चलाने के लिए बनाए जाते हैं, और स्टेट जो है वो अफराद के फलाह बहबूद का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और सिटीज़न के हवाले से जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब किया जाता है, और इस हवाले से इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपना रोल किस तरीके से प्ले करेंगे, उनके क्या ड्यूटीज़ होंगे और उसके बदले में सिटीज़न्स के क्या जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे, इसके हवाले से पूरा एक मैकेनिज़्म जो है वो मौजूद होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नेक्स्ट स्टेप जो था कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से वो क्या था? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान केम इनटू एग्जिस्टेंस अंडर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 at the time of independence. Its roots went back to 1946 when elections for Constituent Assembly of United India were held to decide the destiny of all India Muslim League. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के साथ ही वजूद में आ गई, जबकि इसकी अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इसके रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? 1946 के इलेक्शन से। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया कि ऐसे मेंबर्स जो कि 1946 के इलेक्शंस में कामयाब हुए थे उन पर मुश्तमिल ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ यूनाइटेड इंडिया वाज हेल्ड ऑन 19 दिसंबर 1946, बट मुस्लिम लीग बायकॉटेड इट since they demanded a separate constituent assembly for Pakistan. With the acceptance of 3rd June plan, a separate constituent assembly was formulated for Pakistan. तो इनिशियली यूनाइटेड इंडिया में ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक मीटिंग जो है वो कॉल किया गया था दिसंबर 1946 में, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग का बायकॉट किया क्योंकि वो अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो सेपरेट एंटिटी के तौर पर जो है वो कॉल करना चाहते थे। लिहाजा 3 जून का जो पार्टीशन प्लान था उसके एक्सेप्टेंस और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पाकिस्तान ने अपने लिए अलहदा जो है वो असेंबली फार्मूलेट की। द इनागुरल सेशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेल्ड इन कराची इन अगस्त 1947. Mr. J.N. Mandal was elected as temporary chairman of Constituent Assembly of Pakistan. Subsequently, Jinnah was selected as the president of the Constituent Assembly of Pakistan on 11th August 1947 and Maulvi Tamizuddin Khan as its deputy president. पाकिस्तान के हवाले से फ़र्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इजलास है वो कराची में 1947 में कॉल किया गया। मिस्टर जैन मंदाल को जो है वो टेम्परेरी चेयरमैन मुकर्रर किया गया, जबकि बाद में जिन्ना को प्रेसिडेंट जो है सिलेक्ट किया गया उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और मौलवी तमीज़ुद्दीन खान को डिप्टी प्रेसिडेंट जो है वो बनाया गया। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो देयर वर 69 मेंबर्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. दिस नंबर वाज इंक्रीज टू 79 लेटर in order to give representation to princely states and refugees. The mode of election was on the basis of separate electorates. There was a clear majority of Muslim League in the Constituent Assembly of Pakistan with 60 members out of the total 79. The second major party was Pakistan National Congress, which was basically representative of the Hindus
in Pakistan with 11 members, and the third party was Azad Group with 3 members, a number which later decreased to 1. तो इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स जो थे वो 69 थे, जबकि बाद में इसकी तादाद बढ़ाकर 79 कर दी गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हवाले से जो इलेक्शन जो है वो किए गए जो हुए थे, उनमें जो है जो वाज़े मेजॉरिटी थी, क्लियर मेजॉरिटी जो है वो मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हासिल हुई। 79 में से उसके 60 मेंबर्स थे, जबकि उसके बाद नेशनल कांग्रेस के 11 मेंबर थे और आज़ाद जो है कैंडिडेट्स जो थे, जो मेंबर्स थे वो 3 थे। बाद में इनकी तादाद जो है वो घटकर 1 रह गई। Tasks given to the Constituent Assembly. Under the Indian Independence Act, Constituent Assembly of Pakistan was given 2 tasks. Number 1, to prepare a constitution for the newly born state, and number 2, to act as the federal legislature to meet the requirements of daily routine life. The functions of central legislature under the Government of India Act 1935 were granted to the Constituent Assembly. As a constituent making body, it was completely independent. तो इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 2 इख्तियार दिए गए थे। नंबर 1, उससे जो है वो पाकिस्तान के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करना था, और नंबर 2, जब तक के नया लेजिस्लेचर नहीं बन जाता उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एज अ लेजिस्लेचर यानी मुकर्रना के तौर पर भी अपने फ़राइज़ सर अंजाम देना थे। यानी स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने थे, उनके हवाले से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो जो है लेजिस्लेचर बॉडी के तौर पर काम करेगी, और कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मुकम्मल इख्तियारात हासिल थे। फर्दर क्या था कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान कुड अमेंड द इंडिपेंडेंस एक्ट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी एंड पास लॉस। मोरओवर, नो लॉ कुड बी मेड विदाउट इट्स अप्रूवल। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस एक्ट में अमेंडमेंट भी कर सकती थी ज़रूरत के तहत, सिंपल मेजॉरिटी के साथ। इसी तरह वो स्टेट अफेयर्स को चलाने के लिए लॉज भी पास कर सकती थी, और इसके अलावा कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अप्रूवल के बगैर नहीं बनाया जा सकता था। और वेरिफिकेशन के लिए सिंपल मेजॉरिटी का फार्मूला जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था, यानी हाजिर अरकान की सादा अक्सरियत के साथ कोई बिल पास किया जा सकता था या अमेंडमेंट जो है वो अमल में लाई जा सकती थी। Every bill that was passed needed to be signed by the President of the Constituent Assembly of Pakistan. इसी तरह कोई भी बिल जो पास किया जाता था उसके लिए ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सदर है वो उस पर वेरिफिकेशन सिग्नेचर्स करे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से जो एक माइलस्टोन था, जो एक गोल्डन स्टेप था, वो है ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन 1949। Objectives resolution was passed on 12th March 1949. At that time, Liaquat Ali Khan was the Prime Minister and Khwaja Nazimuddin was the second Governor General of Pakistan. करारदाद मकासद या ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में बहुत ही अहम मकाम हासिल है। बेसिकली ये पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से एक स्पिरिट का स्टेटस रखता है। इसके मेन फीचर्स जो है वो क्या है वो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 है सोवरेनिटी ऑफ अल्लाह। पाकिस्तान जो है एक आइडियोलॉजिकल स्टेट है जिसको इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था। उस टाइम पर जितने भी स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए उनमें पाकिस्तान को इस लिहाज से इनफरादियत हासिल थी कि इसके पेश नज़र एक बाकायदा तौर पर एक आइडियोलॉजी मौजूद थी जो कि बेस करती है हमारे रिलीजन इस्लाम पर। वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी क्या है कि हाकमियत जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की है इंसानों की कुल कायनात पर।
लिहाजा हुक्मरान जो इख्तियारात इस्तेमाल करेंगे वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत के तौर पर उन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे। इस्लाम और कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही उन इख्तियारात का इस्तेमाल किया जाएगा और इस हवाले से जो हुक्मरान हैं वो ना सिर्फ अल्लाह ताला को बल्कि अवाम को भी जवाब दे हैं। तो इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ सवरैनिटी के अंदर क्या है कि असल हुक्मरानी और असल इख्तियारात जो हैं वो अल्लाह ताला को हासिल हैं और जो हुक्मरान हैं वो डुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं अल्लाह के सामने भी और अवाम के सामने भी। लिहाजा उनकी जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव नोयत की है। तो ओवरऑल सॉवरेनिटी अल्लाह ताला को हासिल है। सेकंड जो पॉइंट था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का वो था इस्लामिक प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस, कि ऐसा आइन जो है बनाया जाएगा जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दिया जाएगा। इस्लामी कॉन्सेप्ट जो है जमहूरियत का, सोशल जस्टिस का और इक्वालिटी का, कि तमाम अफराद जो हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं। इन इक़दार को, इन रिवायात को जो है वो पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया जाएगा। नेक्स्ट है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ, कि मुसलमान जो है वो अपनी इंडिविजुअल और कलेक्टिव लाइफ कुरान और सुन्नत की रोशनी में बसर करेंगे। द अनदर पॉइंट इज़ इस्लामिक लेजिस्लेशन, पाकिस्तान का आइन कुरान और सुन्नत की रोशनी में ही तरतीब दिया जाएगा और ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो कि इस्लाम के बेसिक रूह से मुतसादिम होगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में डिसाइड किया गया वो था फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, कि पाकिस्तान की हदूद के अंदर जितने भी लोग जो है वो बसते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं या नॉन मुस्लिम्स हैं, उन तमाम शहरियों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है वो राइट्स हासिल होंगे। इसके अलावा उन्हें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हासिल होगा, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन हासिल होगा, ताकि उनकी जो है वो अच्छे तरीके से डेवलपमेंट हो सके और वो अपने आप को पाकिस्तान के अंदर सिक्योर फील करें। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट वाज फेडरल गवर्नमेंट, कि पाकिस्तान के अंदर विफाकी निज़ाम जो है वो कायम किया जाएगा जिसमें सूबों को कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स के अंदर रहते हुए खुद मुख्तारी हासिल होगी। यानी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मरकज़ ही मजबूत हो, बल्कि तमाम सूबों को अपनी इनफरादी जो उनका कल्चर है उसको प्रमोट करने की मुकम्मल आज़ादी हासिल होगी। सूबाई लिहाज से तमाम सूबे जो है वो कानून साजी करने में आज़ाद होंगे। इस किस्म का फेडरल सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा ताकि सूबे जो है वो आज़ादी के साथ और अपने आप को महफूज समझते हुए उस फेडरेशन को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, पाकिस्तान के तमाम नॉन मुस्लिम सिटीज़न्स को कंप्लीट लिबर्टी और डिफेंस हासिल होगा कि वो अपने अपने रिलीजियस जो बिलीफ्स हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी लाइफ स्पेंड कर सकें, अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस चला सकें, अपनी इबादत गाहें वगैरह तामीर कर सकें। बैकवर्ड एरियाज़ के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन का पार्ट बनाया गया कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं उनको पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से तरक्की करने के इक्वल चांसेस जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे और उनके जो राइट्स हैं उनको जो है लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह जुडिशरी के हवाले से भी बाकायदा तौर पर जो है डिसाइड किया गया कि जुडिशरी मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट होगी और ऑटोनमस होगी, उस पर लेजिस्लेचर या जो एग्जीक्यूटिव है उसका किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं होगा और जस्टिस प्रोवाइड करने के हवाले से जुडिशरी मुकम्मल तौर पर बाख्तियार होगी कि वो आइन के मुताबिक जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करे।
इसी तरह डिफेंस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से भी एक क्लॉज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का पार्ट बनाई गई कि पाकिस्तान की नेवी जो है या जितने भी फोर्सेस हैं उनको मजबूत बनाने के लिए भी इक़दाम किए जाएंगे और विफाक में शामिल जितने भी इलाके हैं उनकी सालमियत का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा ताकि पाकिस्तान जो है वो स्ट्रॉन्ग बेसिस पर इस्टेब्लिश हो सके और पाकिस्तान की फेडरेशन में शामिल तमाम इलाके जो है वो इक्वल बेसिस पर तरक्की कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से एक और अहम कदम जो है वो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी का क़याम है जिसको BPCB कहा जाता है। द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेट अप सेवरल कमेटीज टू कैरी आउट इट्स टास्क्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वाज द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी। It was assigned the task to report in accordance with the objectives resolution on the main principles by which the Constitution of Pakistan was to be framed. First Constituent Assembly ने Basic Principles Committee तश्कील दी जिसका ज़िम्मे ये काम था कि वो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन फार्मूलेशन के हवाले से अपना काम करे और इस हवाले से ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को फॉलो करे। बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी सेट अप 3 सब कमेटीज एंड अ स्पेशल कमेटी नेम्ड तालीमात इस्लामिया विच कंसिस्टेड ऑफ स्कॉलर्स टू एडवाइस ऑन द रिलीजियस मैटर्स अराइजिंग आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। Basic Principles Committee submitted its interim report in September 1950 and the final report in December 1952. Basic Principles Committee ने 3 सब कमेटीज़ तश्कील दी जिसमें सबसे नुमायाँ जो है वो तालीमात इस्लामिया थी जिसका काम ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जो भी रिकमेंडेशंस दी जा रही हैं और ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के अंदर जो भी क्लॉजेस जो हैं वो डिसाइड की गई हैं उनकी इस्लामी हैसियत को जांचना और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के हवाले से इस्लाम के अकॉर्डिंग जो है अपनी रिकमेंडेशंस अपनी सजेशंस जो है कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को देना। तो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने 2 साल की मेहनत के बाद जो रिकमेंडेशंस दिए कि किस किस्म का कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये था कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन was inaugurated as an integral part of the constitution कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन का जो है लाजमी हिस्सा करार दिया गया। Another recommendation was फेडरल सिस्टम कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम ही अडॉप्ट किया जाएगा क्योंकि पाकिस्तान के जो सूबे थे उस वक्त बंगाल है, पंजाब है और उस वक्त KPK यानी जो आपका NWFP था, इसी तरह बलूचिस्तान या जितने भी ट्राइबल एरियाज़ और प्रिंसली स्टेट्स जो पाकिस्तान के फेडरेशन में शामिल हुए थे उन सब का कल्चर जो है एक दूसरे से डिफरेंट था और उनका जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी पॉपुलेशन है वो डिफरेंट थी। उसके अलावा जो है उनका एरिया एक दूसरे से डिफरेंट था। फेडरल सिस्टम आप जानते हैं कि क्या है, फेडरल सिस्टम हमेशा वहाँ कायम किया जाता है उस जो है सोसाइटी के अंदर जहाँ पर छोटे बड़े सूबे या छोटी बड़ी रियासतें जो हैं जिनकी जियोग्राफिकल जो बॉन्डिंग्स हैं वो एडजेसेंट होती हैं, चाहे उनका कल्चर डिफरेंट हो लेकिन उनका जब कॉमन पर्पस होता है प्लस उनकी जो जियोग्राफिकल बॉन्डिंग्स है वो सेम होती हैं, एडजेसेंट होती हैं। जहाँ पर छोटे बड़े सूबे छोटी बड़ी रियासतें जो है वो किस मुश्तरका मकासद के लिए मिलकर किसी एक स्टेट में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो फेडरेशन कहलाता है। तो लिहाजा पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए क्या डिसाइड किया गया कि पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम ही जो है वो बेस्ट साबित हो सकता है, लिहाजा पाकिस्तान में फेडरल सिस्टम होगा। उर्दू वाज डिक्लेयर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। द सुप्रीम कोर्ट वाज टू बी द हेड ऑफ जुडिशरी कंसिस्टिंग ऑफ अ चीफ जस्टिस एंड 2 to 6 जजेस। इट वाज सजेस्टेड टू एस्टेब्लिश हाई कोर्ट्स फॉर ईच प्रोविंस। पाकिस्तान के लिए सुप्रीम कोर्ट के नाम से सुपीरियर जुडिशरी जो है वो डिसाइड की गई जो कि एक चीफ जस्टिस और 2 से 6 जजों पर मुश्तमिल होगी। इसी तरह हर सूबे के अंदर हाई कोर्ट के
एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से डिसीजन लिया गया। अब अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने लेजिस्लेचर के हवाले से क्या डिसाइड किया था। जाहिर है फेडरेशन कायम हुआ है तो उस कायम करना होगा, तो उसके हवाले से लेजिस्लेचर जो है वो 2 हाउसेस पर मुश्तमिल होगा। अपर हाउस will be consisted of 100 members and was to be elected by the provincial legislature serving as the representative institution of the provinces। अपर हाउस 100 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा जिसको कि प्रोविंशियल असम्बलीज जो हैं वो इलेक्ट करेंगी। तो अपर हाउस के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स जो हैं वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का रोल प्ले करेंगी। लोअर हाउस will be consisted of 400 members and was to be elected by the people on the basis of adult franchise। जहाँ तक लोअर हाउस का ताल्लुक है तो वो 400 मेंबर्स पर मुश्तमिल होगा और उसको कौन इलेक्ट करेगा, उसको जो अवाम है वो अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर डायरेक्ट जो है वो इलेक्ट करेंगे। यानी अडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स यानी जो भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी एज, जो भी बालिग शख्स होगा, आकिल शख्स होगा, उसको जो है वोट देने का हक दिया जाएगा। तो अडल्ट फ्रेंचाइज की बेस पर लोअर हाउस के मेंबर्स जो है वो इलेक्ट किए जाएंगे। द टेन्योर ऑफ बोथ हाउसेस वाज टू बी 5 years विद बोथ enjoying equal power। The decisions regarding budget or monetary bills were to be decided in joint sessions of the 2 houses। जहाँ तक इख्तियारात की बात है तो दोनों हाउसेस के इख्तियारात जो हैं वो मसावी होंगे। इस बजट और जितने भी फिस्कल बिल्स हैं यानी जो मालियाती बिल्स हैं उसको दोनों हाउसेस जो है वो आप जॉइंट सेशन में डिसाइड करेंगे, जबकि दोनों का टेन्योर जो है वो 5 साल मुकर्रर किया गया। द हेड ऑफ द स्टेट वाज टू बी इलेक्टेड बाय अ जॉइंट सेशन ऑफ द 2 हाउसेस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हेड ऑफ द स्टेट फेडरल सिस्टम में डिफरेंट होता है, जबकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। यानी जैसे कि एक्ट ऑफ 1935 में पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट था, तो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का जो है वो इम्प्लीमेंट करने का डिसीजन लिया गया। लिहाजा हेड ऑफ द स्टेट को कौन इलेक्ट करेगा, दोनों हाउसेस जो है वो अपने जॉइंट सेशन में 5 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट करेंगे और हेड ऑफ द स्टेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर अपने जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करेगा। फेडरल लेजिस्लेचर वुड हैव द अथॉरिटी टू रिमूव द हेड ऑफ द स्टेट। इसी तरह फेडरल लेजिस्लेचर को हेड ऑफ द स्टेट को रिमूव करने की अथॉरिटी भी हासिल होगी। द हेड ऑफ द स्टेट वाज गिवन एडेड पावर्स लाइक द अथॉरिटी टू एब्रोगेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इशू ऑर्डिनेंसेस। इसी तरह हेड ऑफ द स्टेट को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स भी दी गई थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट भी कर सकता था और अगर लेजिस्लेचर जो है वो काम नहीं कर रही और कोई अहम इशू है स्टेट के हवाले से तो वो उस हवाले से ऑर्डिनेंस भी पास कर सकता था। जबकि असल में कानून साजी कौन करता है, वो लेजिस्लेचर करती है। लेकिन इन केस कि कोई ऐसी सूरत हाल है तो ऐसी उस सिचुएशन में हेड ऑफ द स्टेट ऑर्डिनेंस जो है वो पास कर सकता था, जिसको कि उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से बाद में लेजिस्लेचर से सिंपल मेजॉरिटी के साथ जो है वो लॉ में कन्वर्ट भी कराया जा सकता था। लेजिस्लेटिव पावर वाज टू बी डिवाइडेड इन 3 lists। नंबर 1 फेडरल लिस्ट कंप्राइजिंग 67 सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल लेजिस्लेचर वुड लेजिस्लेट। लेजिस्लेटिव पावर्स को 3 लिस्ट्स में तकसीम किया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल थी फेडरल लिस्ट, उसमें 67 सब्जेक्ट्स जो है वो ऐड किए गए थे कि मरकज़ी असम्बली यानी वफाकी असम्बली जो है वो इन मैटर्स के हवाले से लेजिस्लेट करेगी। सेकेंड लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट थी जो कि 35 आइटम्स पर मुश्तमिल थी विच द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वुड लेजिस्लेट। द थर्ड वन वाज द कॉन्करेंट लिस्ट कंप्राइजिंग ऑफ 37 आइटम्स ऑन विच बोथ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स हैड द अथॉरिटी टू लेजिस्लेट and residuary powers were vested in the center। सेकेंड लिस्ट प्रोविंशियल लिस्ट थी जिस पर सूबाई असम्बलियाँ जो है वो कानून साजी करने की मजाज थी। तीसरी लिस्ट मुश्तरका अमूर की लिस्ट थी जिन पर दोनों हुकूमतें जो हैं मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें कानून साजी कर सकती थी।
लेकिन अगर एक ही टाइम में दोनों हुकूमतें कानून साजी कर लें तो ऐसी सूरत हाल में जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसकी लेजिस्लेशन को प्रायोरिटी दी जाएगी, जबकि इसके बाद भी जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, जो बाकी मामलात बच जाते हैं, वो प्रोविंसेस के इख्तियारात में दे दिए गए कि वो उनको खुद ही डील करें। द प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड वेरी रिजिड। इट रिक्वायर्ड अ मेजॉरिटी approval from the central and provincial legislature. In case of any dispute, the Supreme Court would have the authority to interpret the Constitution. अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उसमें अमेंडमेंट का जो तरीक़ाकार है वो काफ़ी रिजिड रखा गया था। अगर अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है तो उसकी अप्रूवल के लिए मेजॉरिटी की वेरिफिकेशन ज़रूरी थी, ना सिर्फ सेंट्रल लेजिस्लेचर बल्कि प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स की भी मेजॉरिटी जो है वो उसको वेरीफाई करेगी। लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो ऐसी सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने की मिजाज होगी। ईच प्रोविंस वुड हैव इट्स ओन लेजिस्लेचर इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। अब अगर हम सूबाई लेवल पर गवर्नमेंट की बात करें तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को कौन चुनेगा? अवाम जो है वो अडल्ट फ्रेंचाइज की बिना पर 5 साल की मुद्दत के लिए इलेक्ट करेगी। द हेड ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वाज टू बी इलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द स्टेट फॉर टर्म ऑफ 5 years वर्किंग ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का जो हेड है उसको 5 साल की मुद्दत के लिए चुना जाएगा चीफ मिनिस्टर की एडवाइस पर। तो आज के लिए ये लेक्चर था, ये आपका रीडिंग मटेरियल भी यहाँ पे शो हो रहा है और मैं आपको इसके लिंक्स व्हाट्सएप भी कर दूँगी। तो इंशाल्लाह ताला बाकी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के हवाले से हमारे जो अहम पॉइंट्स हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।